हेलो दोस्तों, स्लाइड स्कोप के इस नए पावर बीआई ट्यूटोरियल में आप सभी का वेलकम। हमारा आज का प्रोजेक्ट है आर्टिसन सेल्स डेटा एनालिसिस बाय ज्वाइनिंग 5 टेबल्स, यानी 5 अलग-अलग टेबल्स जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। हम लोग एक एक करके ये फाइल्स लोड करेंगे। लोड करने के बाद इन टेबल्स को एक डेटा मॉडल में कनेक्ट करेंगे, ये रिलेशनशिप्स बनाएंगे और साथ में ये डैशबोर्ड ट्यूटोरियल आपको सिखाएंगे। ये डैशबोर्ड बनाना आपको सिखाएंगे, जिसमें अगर हम किसी आर्टिसन का नाम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं या फिर अगर हम किसी पर्टिकुलर ऑर्डर का डिलीवरी स्टेटस चेक करते हैं या किसी पर्टिकुलर मंथ का डेटा सेलेक्ट करते हैं या अगर अलग अलग मंथ्स का डेटा हम कंपेयर करते हैं या फिर फिल्टर्स को क्लियर करने के बाद डेटा को एनालाइज करते हैं, किसी प्रोडक्ट या मल्टीपल प्रोडक्ट को कंपेयर करते हैं कि उनकी टोटल सेल टोटल प्रॉफिट कितनी हुई, कस्टमर के जेंडर द्वारा कितनी सेल्स और कितना प्रॉफिट हुआ, आर्टिसन के नाम द्वारा टोटल सेल्स बाय कस्टमर आईडी, और डिलीवरी स्टेटस अगर शिप्ड है, पेंडिंग है, डिलीवर्ड है तो उसके द्वारा सेल्स का कितना सेल्स हुआ। ये सारा डेटा आपको यहाँ पे दिखेगा। ये हमारा आज का ट्यूटोरियल है। चलिए शुरू करते हैं इस ट्यूटोरियल को स्टेप बाय स्टेप। तो हम लोग आज अपने प्रोजेक्ट को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, हमारे पास जो फाइल्स हैं जो दी हुई है, वो पहली फाइल दी है artisans.csv नाम से। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि हर आर्टिसन की आईडी दी है। करीब 30 आर्टिसंस का डेटा है। आर्टिसन किस नाम से उनका बिजनेस है या उनका क्या नाम है और उनका रीजन क्या है, ये यहाँ पे दिया है। कुछ वैल्यूज मिसिंग है, वो हम लोग यहाँ पे ये कर सकते हैं। या तो जो मिसिंग वैल्यूज हैं, तो यूजुअली आप क्या करेंगे कि अगर ये आर्टिसन का डेटा है तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि भाई आपका यहाँ पे कौन सा रीजन है, क्योंकि रीजन एक ऐसी चीज है जिसे गैस नहीं किया जा सकता। ठीक है? तो उनका नाम और उनका जो रीजन है उसको हम लोग या तो जो है रिकन्फर्म कर लेंगे या फिर उनसे या फिर अपने एंड से जो बेस्ट गैस है वो लेंगे। तो अभी हम लोग ये देखते हैं कि इसको कैसे हम करेंगे पावर बीआई में। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना होता है, पावर बीआई डेस्कटॉप ओपन करना होता है। तो पावर बीआई डेस्कटॉप जो है वो हमारा ये ओपन हो जाएगा। और पावर बीआई एक ऐसा डेटा विजुअलाइजेशन टूल है, डेटा एनालिसिस टूल है, जिसमें आप डिफरेंट टाइप के डेटा को पहले कनेक्ट करते हैं। जैसे अगर आपको एक ये प्रोजेक्ट दिया हुआ है, इस प्रोजेक्ट में आपको आर्टिसंस का डेटा दिया है, फिर आर्टिसंस के कौन से प्रोडक्ट्स हैं इसका डेटा दिया हुआ है, और फिर हमें दिया गया है कि कस्टमर्स का यहाँ पे डेटा है कि कस्टमर्स जेंडर है, नाम है, ये सारी लोकेशन है, एज है, ये सारी चीजें दी गई। और फिर हम लोगों ने एक प्रोडक्ट नाम का बनाया जिसमें प्रोडक्ट का डेटा है, उसका प्राइस है, उसकी रेटिंग है, ये सारी चीजें दी गई हैं। तो इस टाइप से हमारे पास डेटा होता है। अब जैसे प्रोडक्ट का प्राइस अगर मिसिंग है तो एक एक्चुअल केस में आप क्या करेंगे कि उस कंपनी से आप बात करके उस प्रोडक्ट का प्राइस पता करेंगे। रेटिंग अगर हमें नहीं भी पता है और हमें फिर भी वहाँ पे दिखानी है, तो रेटिंग में हम एक एवरेज रेटिंग निकाल के यहाँ पे फिल कर सकते हैं। जैसे अगर हम इसे सेलेक्ट करते हैं तो हमें दिखता है एवरेज रेटिंग 4.43 है। तो हम इसको सेलेक्ट करके जो ब्लैंक वैल्यूज हैं उसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं फाइंड व्हाट ब्लैंक, और रिप्लेस कर सकते हैं 4.4 से। तो इससे आपको दिखेगा 4 वैल्यू रिप्लेस हो गई। प्राइस की बात है तो हम प्राइस उनसे पता कर लेंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमने पता करा कॉटन का जो प्रोडक्ट है इसका मान लीजिए प्राइस 38 था, और जो ज्वेलरी थी तो हमने ज्वेलरी आइटम 35 समथिंग, इसको मैंने 42 पे मार्क किया। ये ये प्रोडक्ट का नाम क्या है, मान लीजिए एक के ईयर रिंग। तो इस तरह की चीजें आप जो है कर सकते हैं। या आपके फाइल में गेस किया, रेटिंग में हमने एवरेज फिल किया, हमने जो पाइथन में सीखी थी
वो हम लोगों ने पाइथन में सीखी थी इस तरीके से, जिसमें हमने लिखा था फिल एन ए, और फिल एन ए में हमने यहाँ पे लिखा था कि जैसे हम लिख देते थे डी एफ डॉट फिल एन ए, और जो भी उसमें वैल्यू होती थी कि एक हम डिक्शनरी बनाते थे, और केस में हम लिखते थे कि जो रेटिंग नाम का कॉलम है, उस रेटिंग नाम के कॉलम में फिल एन ए कर दीजिए 4.43 से, या हम यहाँ पे लिखते थे कि डी एफ डॉट रेटिंग डॉट मीन। तो क्या होता था कि जो डेटा फ्रेम होता था वो फिल हो जाता था मीन वैल्यू से, इस टाइप की चीजें होती थी। अब यहाँ पे जैसे हमने पावर बीआई डेस्कटॉप ओपन किया, गेट डेटा करके यहाँ से, और क्योंकि हमारी फाइल एज CSV दी है, अगर हमारी फाइल एज एक्सेल दी होती तो हम ये ऑप्शन चुनते, अगर हमारी फाइल एज SQL सर्वर दी होती तो हम एक और ऑप्शन चुनते। तो हम लोग अपने कोर्स में ये सारी चीजें सीखेंगे कि अलग अलग तरह की फाइल कैसे कनेक्ट की जाए। यहाँ पे जैसे हमने सबसे पहले आर्टिसंस को कनेक्ट कर लिया। आर्टिसन जब कनेक्ट हुआ तो देखो पहला यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि जो कॉलम के हेडर हैं, जो आर्टिसन आईडी कॉलम के नाम होने चाहिए, वो यहाँ सही से नहीं आ रहे। इसको हम ट्रांसफॉर्म डेटा में ले जाते हैं, और ट्रांसफॉर्म डेटा में ये खुलता है पावर क्वेरी एडिटर। ये जो विंडो आपके सामने ओपन हुआ है, ये है पावर क्वेरी एडिटर। पावर क्वेरी एडिटर एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से हम लोग डेटा को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, डेटा क्लीनिंग कर सकते हैं। डेटा में अगर 2-3 हमारे पास टेबल्स हैं, हम उन्हें मर्ज कर सकते हैं, हम अपेंड कर सकते हैं, ये सारे ऑप्शंस देख रहे हो यहाँ। तो अगर हम डेटा एनालिसिस प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो एज अ स्टूडेंट आप लिख सकते हैं वी यूज्ड पावर क्वेरी एडिटर, मैं PQE लिख दे रहा हूँ, टू क्लीन artisans file as column names were not appearing properly, right? कॉलम नेम प्रॉपरली यहाँ पे नहीं अपीयर हो रहे, इस वजह से हमने ये किया। इवन हम एक वर्ड में क्या कर सकते हैं कि यहाँ से एक बना सकते हैं, और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, क्या हमने चेंजेस किए। जैसे यहाँ पे हम एक दिखा सकते हैं कि ये आर्टिसंस फाइल थी, इसमें ये कॉलम नेम प्रॉपरली नहीं अपीयर हो रहे थे, राइट? ऐसा करके हमने दिखाया कि ये कॉलम नेम सही से नहीं आ रहे, और उसके यहाँ से एक चेंज, क्योंकि कॉलम नेम सही करने थे तो यहाँ राइट क्लिक किया, यूज फर्स्ट रो है, और अब हमने वो चेंज कर दिया। एक बार चेंज करने के बाद यहाँ पे हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, यूज फर्स्ट रो एज हेडर्स ऑप्शन, है ना? यस, यूज फर्स्ट रो एज हेडर्स ऑप्शन, और यहाँ पे फिर लिख देंगे रिजल्ट, ये ऐसा करके आ गया, राइट? अब जो है फाइल सही हो गई। जब फाइल सही हो गई तो आप क्या करेंगे, इसके बाद इसे क्लोज एंड अप्लाई कर दो। इस टाइप से आपने पहली डेटा क्लीनिंग की, ठीक है? अभी मान लीजिए हमें इसमें कुछ और बदलाव करने हैं, तो राइट क्लिक किया, एडिट क्वेरी किया। तो जब हमने एडिट क्वेरी किया तो जैसे यहाँ पे ये डेटा आया, अब जैसे यहाँ पे आपका दिख रहा है कि वेस्ट, मतलब रीजन सही नहीं आ रहा है। मान लीजिए हमने पूछा तो ये अली खान मान लीजिए ईस्ट रीजन के थे, और मान लीजिए मीरा शर्मा जो है वो वेस्ट रीजन की थी, हमने डेटा को चेंज किया। यहाँ पे भी हम राइट क्लिक कर सकते हैं और रिप्लेस वैल्यू कर सकते हैं, वैल्यू टू फाइंड रिप्लेस विद, ठीक है? यहाँ पे भी आप इस तरीके से कर सकते हैं। मान लीजिए हमने कहा जो ब्लैंक वैल्यू है, अभी मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे वेस्ट लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे एडवांस ऑप्शन भी होता है। अगर मैंने किया तो ये देख सकते हो आप कि 2 वैल्यू जो मिसिंग थी वो वेस्ट से चेंज हो गई। तो
मतलब यहाँ पे भी आपको ऑप्शन दिया जाता है कि आप जो है वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। तो जो भी, और जब भी कभी आप ये सब काम करते हो तो उसके बाद पावर क्वेरी एडिटर में क्लोज एंड अप्लाई करना जरूरी है। तो ये पूरा का पूरा डेटा क्लोज कर देता है। ठीक है, इसी तरीके से अब जैसे आर्टिसन का नाम है वो भी अभी हम देखेंगे। तो कई चीजें ऐसी हैं जो हमें एक्सेल में ही कर लेनी चाहिए। ठीक है, जैसे कुछ चीजों को आप एक्सेल में भी कर सकते हो, जैसे ये जो प्रोडक्ट आईडी है। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि आर्टिसन 30 कौन सा प्रोडक्ट बेचता है। मान लीजिए मैंने कहा आर्टिसन 30 जो है 7 9 10 यहाँ से आ रहा है 20 तक, और 1 2 3 4, इसको मैं 10 बोल देता हूँ, P303010। कुछ चीजें आप डेटा को लोड करने से पहले एक्सेल में ही चेंज कर सकते। अब हमने एक फाइल कर ली, दूसरी फाइल, तो यहाँ से हम गए होम पे, ये तो अब यहाँ पे हमने लिखा प्रिंट स्क्रीन। ऐसे करके हम एक स्क्रीन ले लेते हैं और यहाँ पे एक जो हमारा स्क्रीन शॉट आ रहा है। ठीक है, तो जैसे ही हमारा स्क्रीन शॉट आ रहा है इसको हम एडिट कर सकते हैं। तो इसको हमने कॉपी करके MS पेंट में हमने ओपन कर लिया। तो आप ये स्टेप्स भी लिख सकते हैं कि ये आपने क्या किया। ठीक है, जैसे क्योंकि फाइल CSV में है तो यहाँ पे आप एक ऐसा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, CSV, और यहाँ पे स्टेप लिखिए। राइट, कि जैसे स्टेप 1 ये हो जाएगा, और यहाँ पे उसका रीजन, एज द फाइल्स of this project were given in CSV format, we will connect them one by one in Power BI, है ना, using text/CSV connector। यहाँ पे आप बता रहे हैं कि क्योंकि एक CSV दिया है तो हम इस कनेक्टर में कर रहे हैं। और ये प्रोजेक्ट का एक पूरा आप लिख लीजिए कि ये क्या हो रहा है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं आर्टिसंस सेल्स डेटा एनालिसिस। आर्टिसन सेल्स डेटा है, इसको सेंटर में किया। इस तरीके से विकास एंड कुलदीप आप एक रिपोर्ट बना लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा आप अपना इसको फॉर्मेटिंग कर लीजिएगा आराम से। यस सर। दिखाया, तो फिर अगला स्टेप दिखाया कि क्या क्या स्टेप आपने किए क्लीन करने के लिए। अब जैसे हमें दूसरी फाइल चाहिए, फिर टेक्स्ट CSV। इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं, आर्टिसंस हो गया, प्रोडक्ट्स को ला रहे हैं। तो ये products.csv आया, यहाँ पे कोई भी बदलाव नहीं है, तो हर स्टेप का एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। राइट, सिमिलरली वी विल अपलोड products.csv, ऐसा एक स्क्रीनशॉट ले लो, लोड कर लो ऐसा। ठीक है, फिर तीसरी जो फाइल, हम आर्टिसन आ गया, प्रोडक्ट आ गया, तीसरी जो फाइल आएगी वो आर्टिसन प्रोडक्ट मैप फाइल आएगी, जो इन दोनों के बीच की मैपिंग दिखा रही है। यहाँ पे भी गड़बड़ आ रही है, तो क्या करोगे, ट्रांसफॉर्म डेटा में जाओगे, गड़बड़ है, सो इसको भी वैसे ही सेम यूज फर्स्ट रो एज हेडर, क्लोज एंड अप्लाई। अब देखो पावर क्वेरी, जो पावर BI होता है, ये तो आ गया हमारा पार्ट। पावर BI में एक होता है रिपोर्ट व्यू, जहाँ पे हम अपनी रिपोर्ट्स बनाते हैं। एक होता है टेबल व्यू, जहाँ पे उन टेबल का सारा डेटा दिखाई देता है। ठीक है, तीसरा होता है हमारा मॉडल व्यू। ये देखिए, ये है मॉडल व्यू। ठीक है, मॉडल व्यू में क्या हो रहा है, ये एक डेटा मॉडल है। डेटा मॉडल हमें दिखा रहा है कि ये जो दो टेबल है, यानी आर्टिसन में है आर्टिसन आईडी, आर्टिसन प्रोडक्ट में भी है आर्टिसन आईडी, और प्रोडक्ट टेबल में है प्रोडक्ट आईडी। तो ये जो मॉडल व्यू होता है,
यहाँ पे हम रिलेशनशिप बनाते हैं, ठीक है, रिलेशनशिप बताते हैं बेसिकली पावर बीआई को। तो इसने एक रिलेशनशिप अपने आप डिटेक्ट कर लिया, ठीक है, ये डिटेक्ट कर लिया इसने कि इसमें जो आर्टिसन आईडी है और इस आर्टिसन प्रोडक्ट टेबल में जो आर्टिसन आईडी है, ये दोनों एक बात है। अब हम बस इतना बताने कि इसमें जो प्रोडक्ट आईडी है और इसमें जो प्रोडक्ट आईडी है वो भी एक बात है। अच्छा, ये क्यों नहीं बता पा रहा है? क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट आईडी में आई और डी, तो डी स्मॉल है, यहाँ प्रोडक्ट आईडी में डी कैपिटल है। तो इसका तरीका क्या है, यहाँ से हम जाएंगे मैनेज रिलेशनशिप में और न्यू रिलेशनशिप, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना विकास बताते समय, ठीक है? यस सर। और कहेंगे कि बिकॉज इन द मॉडल व्यू relationship was not established between artisan products and products table. So first we selected products table, then we selected artisan products, and then we selected product ID in first table, then we selected product ID in second table, and हमने उनके बीच में एक रिलेशन बना दिया, make this relationship active। और ये रिलेशन वन टू मैनी है। वन टू मैनी क्यों? क्योंकि एक प्रोडक्ट को कई आर्टिसन सेल कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एक प्रोडक्ट एक ही आर्टिसन सेल कर रहा है, ठीक है। इसको हमने ओके किया और अब ये रिलेशनशिप भी आ गई। ऐसे एक अपने मॉडल व्यू का भी स्क्रीनशॉट यहाँ पे बना लोगे। जब जब पूरा मॉडल बन जाएगा हमारा, क्योंकि अभी और भी फाइल्स है ना, जब पूरा मॉडल बन जाएगा तो ये बता दोगे कि ये हमारा मॉडल व्यू है, जो एक ईआर डायग्राम की तरह है, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। यहाँ पे हर एक टेबल हमारे लिए एक एंटिटी जैसा है और उनके बीच में किस प्रकार का रिलेशन है ये हम इसके थ्रू दिखाते हैं। फिर आती है गेट डेटा, XCSV। अब की बार जैसे यहाँ पे आ गया हमारा कस्टमर्स हमने अभी नहीं किया अपलोड, इसी तरीके से हम कस्टमर्स डेटा भी अपलोड कर लेंगे। अब जैसे कस्टमर में भी आपका दिख रहा है कि कुछ वैल्यू नल है, कुछ वैल्यू मिसिंग है, इसको हम लोग ट्रांसफॉर्म डेटा में ले जाते हैं। जब हम ट्रांसफॉर्म डेटा में ले जाते हैं तो यहाँ पे किसी भी कॉलम में अगर आप जाओगे तो जैसे फॉर एग्जांपल ये लिखा है रिप्लेस वैल्यूज, जैसे अपने आप ही वो वैल्यू लिख के आ जाएगी कि नल वैल्यू को आप किस चीज से रिप्लेस कर रहे हो। हमने अभी, अब हमें पता नहीं है कि एज का मीन क्या है, ठीक है, तो आप एज के मीन से उसे रिप्लेस कर दीजिए। तो उसके लिए हम यहाँ से अभी के लिए क्लोज कर देते हैं। किसी भी वैल्यू का मीन अगर हमें देखना है तो हम टेबल व्यू में ऐसे ही जा सकते हैं और अगर हमने कस्टमर पे किया तो यहाँ से कस्टमर के एज का मीन हमें दिखता है 31.3। तो हम इस तरीके से अभी पहले इसको हटा देते हैं, फिर से इसको ऐड करते हैं टेबल 31.3। अब मीन हम पाइथन से भी निकाल सकते हैं। तो इसीलिए मैंने बताया कि डेटा क्लीनिंग के लिए मैं जो प्रेफर कर रहा हूँ, मैं पाइथन में नहीं हम लोग ये सब कर सकते, फिल एन ड्रॉप एन आसानी से, राइट? यस। वो यहाँ भी सकता है मगर वहाँ पे हमारे लिए ज्यादा इजी मुझे लगता है। तो क्लीन हम वहाँ कर लेते हैं और क्लीन करने के बाद यहाँ ले आते हैं। एनीवेज, तो जैसे हमें दिखा 31.3, तो हमने यहाँ पे रिप्लेस विथ 31.3 कर दिया, जो भी नल वैल्यूज थी। तो ये हमें एज पता नहीं थी। जेंडर जो मिसिंग है उसको हम क्या कर देते हैं, नल को अदर्स या अदर जेंडर, मेल फीमेल अदर। अब यहाँ MF लिखा है तो हम लोग इसको वो भी कर सकते, मेल फीमेल अदर, ऐसे आप लिख सकते हो। इस तरीके से कस्टमर्स भी आ गया, क्लोज एंड अप्लाई, ठीक है, जो भी चेंजेस है वो अप्लाई हो जाएगी। अभी क्या है, कस्टमर्स मॉडल में कहीं भी अपीयर नहीं कर रहा है बिकॉज
कोई भी ऐसा टेबल नहीं है, कोई ऐसी एंटिटी नहीं है जो इसके रिलेशन को दिखा सके। आप क्या करोगे, अब एक फाइनल टेबल जो हमारी CSV फाइल है, 3 ऑर्डर डिटेल्स, तो ये ऑर्डर डिटेल्स जो हमारी फाइल है इसमें आपने यही दिखाया है कि ऑर्डर आईडी, ऑर्डर वैल्यू, अमाउंट, यहाँ पे दिख रहा है कि कौन सा प्रोडक्ट कौन से कस्टमर ने कब खरीदा है, राइट, जानकारी आ रही है। तो इसमें इसमें हम कोई हमें चेंजेस करने की जरूरत नहीं, कोई फाइल मिसिंग नहीं है, सॉरी कोई कॉलम मिसिंग नहीं है, सीधे हम लोड कर लेते हैं। और ये जो नाम है इसको हम सेव करते हैं, रीनेम कर लेते हैं ऑर्डर डिटेल्स नाम से, ठीक है। इस तरीके से हमारा रीनेम हो गया। अब आप जब मॉडल व्यू में जाएंगे, ये आपका फाइनल मॉडल व्यू है, ठीक है? इसको आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस स्क्रीनशॉट को हम लोग यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट में डाल लेंगे। तो यहाँ पे आप एक स्टेप लिख लेंगे, आफ्टर कनेक्टिंग स्लैश अपलोडिंग, जो भी आप नाम देना चाहें, ऑल टेबल्स वी हैव क्रिएटेड मॉडल which is given below। और एक जैसे ही है, और एक स्क्रीनशॉट आप और लेंगे प्रोजेक्ट में, प्रेजेंटेशन में काम आएगा, यहाँ से रिलेशनशिप व्यू का, एंड इस तरह से आप समझा देंगे, ठीक है, ये रिलेशनशिप। और यहाँ पे आप लिख देंगे दिस इज हाउ टेबल्स आर कनेक्टेड स्लैश लिंक इन आर डेटा, ऐसा। तो इस तरह से आप ये जो स्क्रीनशॉट है, ये जो तुमने प्रेजेंटेशन बनाई है लोगों ने, उसमें दिखा देना, राइट। उससे सारा जो भी वर्क हम करें, नॉट जस्ट कि हमें डैशबोर्ड प्रेजेंट करना है, इट्स नॉट जस्ट दैट, हमें पूरा का पूरा ये करना है। तो पावर बीआई का आपने एक काम देखा कि डेटा हमें 5 अलग अलग टेबल्स में दे रखा था, हमने क्या किया, हमने उसको लोड कर लिया और सारे टेबल्स को एक मॉडल बना दिया। अब इस प्रोजेक्ट को सेव कर लेते हैं, यहीं से आप जाएंगे फाइल, ब्राउज दिस डिवाइस, और इसका जैसे ये वाला हमारे जो दूसरे स्टूडेंट ने आपको बना के थे, हम लोग एक और बना देंगे, आर्टिसंस डेटा EDA बोल देते हैं, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस अपडेटेड, ठीक है। तो ये सेव हो जाएगा। अब किसी भी टेबल में अगर तुम्हें क्लीनिंग करनी बची है, जैसे यहाँ पे लोकेशन है, ठीक है, तो लोकेशन में जैसे तुम्हें क्लीनिंग करनी है, तो इस केस में भी यहाँ से ही तुम सीधा एडिट क्वेरी कर लोगे तो वहां पहुंच जाओगे, ठीक है। और है क्या कि यहाँ पे आप जो भी लोकेशन हमारी मिसिंग है, जैसे मान लीजिए हमने पता किया उन कस्टमर से, तो हमें पता लगा कि उनकी लोकेशन क्या या अननोन है, तो आप क्या करोगे, यहाँ से ही करोगे रिप्लेस वैल्यू, ये जो मिसिंग वैल्यू है इसको अननोन नाम से सेव कर देते हैं, ठीक है। ब्लैंक नहीं रखना, अननोन है, नहीं पता है तो लिख दिया अननोन। तो इसके बाद और जो भी स्टेप यहाँ पे कर रहे हो उसके बाद क्लोज एंड अप्लाई कर दो, तो ये आपका हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख लेना सारा कैसे क्या रहेगा। तो ये होता है आपका यहाँ पे, और सेम इसी तरीके से जैसे आर्टिसन नेम है, तो इसको भी हम एडिट क्वेरी कर लेते हैं, और क्योंकि हमें नहीं पता है तो हम उसको और कुछ हम गैस भी नहीं कर सकते, तो उस केस में हम लोग अननोन या नॉट अवेलेबल इस टाइप का कुछ लिख लेते हैं, ब्लैंक वैल्यू विद अननोन, ये आपका आ गया।
और अप्लाई कर दिया सारा डेटा और क्लोज एंड अप्लाई कर दिया। इस तरीके से हमारे पास सारे आ गए। अब यहाँ पे होता क्या है कि हम लोग 5 मिनट के अंदर पहले अपना कैनवास प्रिपेयर करते हैं। यहाँ पे देखो ये टेक्स्ट बॉक्स होता है, इस टेक्स्ट बॉक्स को तुम ऐड करोगे तो यहाँ से तुम्हारा पूरा एक हेडिंग आ जाती है। अब जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं आर्टिसंस सेल्स डेटा एनालिसिस बाय ज्वाइनिंग 5 टेबल्स, हम ऐसे ही एक नाम लिख देते हैं। ये आपको जो हेडिंग लिखनी है जो आपके कॉलेज ने स्पेसिफाई किया या जो आपकी कंपनी ने मांगा वो आप लिख सकते हो। इसकी यहाँ से इस टेक्स्ट हेडिंग की हम लोग यहाँ से फॉन्ट का साइज बदल सकते हैं, यहाँ से उसे बोल्ड कर सकते हैं। ओके, और इसके बाद यहाँ पे से उसको हम नीला पीला कुछ भी कलर दे सकते हैं। यहाँ पे एक व्यू ऑप्शन होता है, व्यू ऑप्शन में हमारे पास बहुत सारे यहाँ पे थीम्स होते हैं। जैसे मान लो मैं ये टेम्परेचर थीम सेलेक्ट कर लेता हूँ, अब मुझे जो भी यहाँ कलर मिलेंगे ना उस थीम के ही मिलेंगे। जैसे मैंने ये कलर ले लिया। नेक्स्ट चीज होती है यहाँ इफेक्ट। कोई भी एलिमेंट अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो उस एलिमेंट आता है। जैसे हम शैडो इनेबल कर देते हैं तो आप देखोगे एक इफेक्ट आ गया, ठीक है, शैडो इफेक्ट। तो इसके ऊपर मैंने कम से कम 250 से ज्यादा वीडियो बनाए, वहां पे आपको ये सब समझ में आएगा। और इस तरीके से आप अपनी हेडिंग रखते हो। नाउ जैसे ये जो साइड बार का हमारा एरिया है, इस एरिया को हम फिल्टर के लिए यूज करते हैं, ठीक है, फिल्टर दिखाते हैं ज्यादातर इसके बाद विकास यहाँ पे एक चीज और ध्यान दे लो। जैसे यहाँ पे ये शेप होता है, शेप, यस सर। जैसे शेप में जैसे हमने मान लो ये रेक्टेंगल शेप लिया, ठीक है, ये शेप हम लोग ऐसे साइड बार में ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा क्या, ये शेप हम लोग एक साइड बार बनाते हैं जिसमें हम लोग हेडिंग्स या फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे यहाँ पे ये शेप आ गया, इस शेप को सेलेक्ट करेंगे ना तो इसका कलर आ जाएगा। इसका कलर क्या रखना है, मान लो मुझे ये वाला कलर रखना है, ठीक है, या ये डार्क रखना है। जो भी कलर आपको रखना है वो डार्क कलर आप रख लीजिए। तो इस तरीके से ये शेप दिखेगा। यहाँ से एक और इंसर्ट में आपको यहाँ पिक्चर दिखती है, ठीक है, यहाँ पे जैसे इंसर्ट है इमेज, एक पूरा फोल्डर बना रखा है एसेट नाम से, उसमें बहुत सारी इमेजेस हैं। अब जैसे आर्टिसन डेटा एनालिसिस, या तो आर्टिसन के इमेज ले आओ, ठीक है, आइकन बना लो, नहीं तो जैसे हम कोई जनरल पर्पस इमेज ले सकते हैं, जैसे ये या कोई सेल्स को रिप्रेजेंट करने वाली इमेज, जैसे ये, तो हम इसको इंसर्ट कर देते हैं और इस इमेज को हम लोग एज अ हेडिंग बना देते हैं। जैसे आप अगर अपने कॉलेज के लिए या इंस्टीट्यूट के लिए कर रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, या इंसर्ट में इमेज में जाइए और अपने इंस्टीट्यूट का डेटा एनालिटिक्स एंड स्लाइड्स को, तो आप ऐसे इंस्टीट्यूट का भी इमेज यहाँ पे दे सकते हो कि प्रिपेयर्ड फॉर दिस, वो आपकी चॉइस है। नाउ कभी भी ऐसे प्रोजेक्ट में हमेशा अपने सवाल तय रखिए कि आपको किन किन सवालों के जवाब देने हैं। जैसे ज्यादातर जो सेल्स एनालिसिस होती है उसमें जैसे हमें दिख रहा है कि ऑर्डर डिटेल्स है, ऑर्डर डिटेल में दिख रहा है कि अमाउंट कितना है, ठीक है, प्राइस कितना है, प्रॉफिट कितना है। तो यहाँ पे जो हमें फाइनल अमाउंट है वो दिख रहा है, आई थिंक बेस्ड ऑन क्वांटिटी। तो मुझे ऐसा लगा, देखिए यहाँ पे ऐसा दिया है, ये आइटम 90 रुपीज का बिका, ये सेल्स अमाउंट है, इसका कॉस्ट प्राइस 45 रुपए था, या 45 का हुआ प्रॉफिट, ये 60 का ही था, 60 का ही बिका, कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। 54 रुपए का बिका, 50 रुपए का था, है ना,
इस तरह से दिया हुआ है। अब यस जैसे यहाँ पे तो इसमें एक्चुअली में ये जो पूरा टेबल है ना, एक्चुअल में देखो तो ये अकेला टेबल ही काफी है बहुत सारे आंसर के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपने कस्टमर आईडी भी दे दिया है, कस्टमर का रीजन भी दे दिया है, उसका जेंडर भी दे दिया है, तो यहीं पे सारा कुछ आ गया है। तो इस टेबल से हम बहुत सारे आंसर दे लेंगे। यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम भी आ गया, तो ये एक्चुअली हमारा एक मर्ज टेबल है ना, कि इससे ही हम पूरा जवाब दे सकते हैं काफी सारा। यहाँ पे मगर एक चीज नहीं है कि आर्टिसन का डेटा नहीं है, राइट। यहाँ पे क्योंकि ये आर्टिसन डेटा एनालिसिस है, पर हमें प्रोडक्ट आईडी पता है कि प्रोडक्ट आईडी कौन सा आर्टिसन बेच रहा है, ठीक है। उस बेसिस पे हम ये बना सकते हैं। तो डेटा मॉडल में जैसे जो हमारा ऑर्डर डिटेल्स है उसमें प्रोडक्ट आईडी से ही ये लिंकिंग हुई है। तो अब आप एक टेबल को ले लीजिए और जो जो सवाल के जवाब आपको देने हैं वो एक एक करके दीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल हमेशा एज अ बिगिनर मैं तुम्हें एक सिंपल सा वो दे रहा हूँ सजेशन। एक कैटेगोरिकल फील्ड लो, कोई एक, ठीक है, एंड वन न्यूमेरिकल, एक न्यूमेरिकल लो एंड उसको विजुलाइज करो। शुरुआत एक कैटेगोरिकल एक न्यूमेरिकल। जैसे हमें कस्टमर नेम वाइज, जैसे यहाँ कस्टमर आईडी दी है, तो यहाँ पे हमें कस्टमर की आईडी दी है पर कस्टमर का नाम नहीं दिया है, ठीक है, वो निकालना है। उससे पहले जैसे आदत ने करके भी दिखाया, सबसे पहले हम केपीआईज बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या बनाते हैं, केपीआईज। केपीआईज क्या होते हैं, इसे कहते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, केपीआईज। केपीआईज को दिखाने के लिए पावर बीआई में हम लोग के पास दो ऑप्शन होते हैं, एक ये कार्ड और दूसरा खुद ये केपीआई विजुअल। ये दो होते हैं। ये कार्ड और ये केपीआई विजुअल हम कहाँ यूज करते हैं। अब जैसे यहाँ पे ऑर्डर डेट दी है, तो अगर हमें डेट फील्ड दे रखी है, ठीक है, अब जैसे यहाँ पे डेट है जिसमें हमें दिख रहा है कि सारे जुलाई में ही हुए, 2024-25 कई सारे ऑर्डर्स हैं, तो डेट दी हुई है, तो हम लोग ये वाला केपीआई विजुअल भी उठा सकते हैं। इस केपीआई विजुअल को उठाते हैं। इस केपीआई विजुअल में जब आप इसको पिक करेंगे तो ऐसे आप एडजस्ट करके इसकी विड्थ और हाइट एडजस्ट कर सकते हैं। इस केपीआई विजुअल में पहले ये पूछ रहा है वैल्यू, तो जैसे हमने बताया केपीआई हम लोग एक उसका बनाते हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू का। तो ये जो अमाउंट है एक्चुअल में ये हमारे लिए सेल्स है ना, सेल्स अमाउंट है, और ये जो प्राइस है ये कॉस्ट प्राइस है। सबसे पहले हमने वैल्यू में अमाउंट को रख दी, फिर ये पूछेगा ट्रेंड एक्सिस क्या है। ट्रेंड एक्सिस जो होती है वो हमेशा रखते हैं किसको, ज्यादा किसको रखते हैं ट्रेंड एक्सिस। ट्रेंड एक्सिस हमेशा रखते हैं डेट को, ओके। यस सर। और याद रख डेट का जो डेटा टाइप है वो डेट होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं है तो यहाँ से आप उसको डेटा टाइप चेंज कर लीजिए, ठीक है। ट्रेंड एक्सिस, तो जैसे इसको सेलेक्ट किया, ट्रेंड एक्सिस में इसको ऐड किया, देखिए ये ऐसा आने लगा, ओके। इसका जैसे लिख के आ रहा है ना, सम ऑफ अमाउंट बाय ऑर्डर डेट, एक पीछे ये ग्रे दिख रहा है। ये ग्रे क्या है, ये ग्रे आपका एक वो दिख रहा है ऑर्डर डेट वाइज क्या हुआ। फिर जहाँ पे जब ये अमाउंट आ रहा है, जैसे ये सम है, आप इसका एवरेज भी ले सकते हो, आप इसका मिनिमम मैक्सिमम कोई भी वैल्यू आ सकते हो, ठीक है। अभी ये किसी कारण से यहाँ पे 31 ही फिक्स है, वो हम सेट चेक करेंगे। एक बार हम इसको यहाँ पे भी ले सकते हैं और यहाँ से अमाउंट, तो
ये इसमें सही से नहीं आ रहा है डिपेंडिंग अपॉन, तो हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। तो हम यहाँ पे एक सिंपल कार्ड विजुअल लेते हैं और ये आ गया हमारा सम ऑफ अमाउंट। ठीक है, कि टोटल कितनी सेल्स हुई, इसको हम यहाँ से रीनेम भी तो कर सकते हैं टोटल सेल्स। किसी भी डेटा एनालिसिस में से पहले यही बताते हैं कि टोटल सेल्स कितनी हुई। अब यहाँ पे जैसे ही आया कॉल, तो ये जो नंबर लिखा हुआ है इसे कॉल आउट वैल्यू कहते हैं, और ये जो नीचे लिखा हुआ है इसे कैटेगरी लेबल कहते हैं। इसको हम ऐसे कैटेगरी लेबल को हम एक दे देते हैं यहाँ पे कलर, और इस कॉल आउट वैल्यू को भी इस थीम में से कोई कलर उठा लेते हैं। मान लीजिए ये, इस तरीके से आप एक कलर पिक कर सकते हैं, इसकी वैल्यू पिक कर सकते हैं। जैसे हमने लिख दिया 35। इस तरीके से हमारा एक केपीआई प्रिपेयर हुआ। जैसे हमने यहाँ पे शैडो दी थी, इसमें जाके इफेक्ट्स में आप एक शैडो दे सकते हैं। इसी की कॉपी बनाते हैं, कॉपी पेस्ट, एक और बना पेस्ट, एक और बना पेस्ट। तो जो भी आपसे बिजनेस क्वेश्चंस पूछे गए या आपके बिजनेस के लिए, बिजनेस की एनालिसिस के लिए जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इम्पोर्टेंट नंबर्स हैं, जो आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस को दर्शाते हैं, उन्हें बोलते हैं ना की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। ऐसे करके अब टोटल सेल्स है, हम यहाँ पे टोटल प्रॉफिट भी लेके आते हैं, तो इसको हम रीनेम कर लेंगे टोटल प्रॉफिट। भाई कितना टोटल प्रॉफिट हुआ। फिर उसी तरीके से हम यहाँ पे लिख लेंगे कि ऑर्डर आईडी है, उससे हमें पता लगेगा टोटल कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स आए। तो देखो अभी हमने सम किया, सम प्रॉपर्टी इस्तेमाल की, सम एग्रीगेट फंक्शन। यहाँ पे हम काउंट डिस्टिंक्ट करते हैं, तो यह है काउंट ऑफ ऑर्डर आईडी, इसे रीनेम कर देते हैं काउंट ऑफ ऑर्डर्स। विकास ये बात समझ पा रहे हो? जब कभी तुम कोई नंबर यहाँ पे ड्रैग करोगे, जैसे अगर वो नंबर एक टेक्स्ट वैल्यू है, भाई ऑर्डर आईडी क्या है, अगर आप ऑर्डर आईडी का एक डेटा देखोगे तो ये टेक्स्ट है। अमाउंट अगर देख रहे हो तो ये डेसिमल नंबर। अगर वो नंबर होगा तो उसमें इतने सारे फंक्शंस आएंगे, ये सारे स्टैटिस्टिकल फंक्शंस कहलाते हैं। ओके, दीज आर ऑल स्टैटिस्टिकल फंक्शंस। यस सर। ये सारे स्टैटिस्टिकल फंक्शंस हैं, पर स्टैटिस्टिकल फंक्शंस सारे के सारे टेक्स्ट पे नहीं लग सकते। टेक्स्ट पे क्या लग सकता है? काउंट और काउंट डिस्टिंक्ट। इनमें अंतर क्या है? काउंट मतलब हो गया कि जितने रोज हैं सबको काउंट कर लो। काउंट डिस्टिंक्ट मतलब जैसे अगर एक ऑर्डर आईडी कई बार आई है तो डिस्टिंक्ट बारी, जैसे हम लोग उसमें नहीं करते थे सेलेक्ट डिस्टिंक्ट सीक्वल में, वैसा। तो 3 नंबर हो गए हमारे। अब एक हम और भी देखते हैं कि हमारे पास टोटल कितने आर्टिसंस हैं। तो यहाँ पे आर्टिसन आईडी दिया है, तो यहाँ से नंबर ऑफ आर्टिसन, तो ये क्योंकि टेक्स्ट वैल्यू है तो फर्स्ट हम कह रहे भाई ये हमारे पास टोटल 30 आर्टिसंस हैं जो हमें प्रोडक्ट जिनके हम सेल कर रहे हैं। और हम एक और देख लेते हैं कस्टमर्स, कितने कस्टमर्स। तो यहाँ पे हम लोग काउंट डिस्ट्रिक्ट कस्टमर्स 456 टोटल हमारे कस्टमर्स हैं। अब यहाँ पे एक गलती हो रहा है कि एक्चुअली में कस्टमर्स आईडी यहाँ पे दे रहे हैं, कस्टमर्स हमारे इतने नहीं है। कस्टमर आईडी हम यहाँ से लेते हैं काउंट डिस्ट्रिक्ट 30 कस्टमर्स। तो आपको डेटा में चेक करना पड़ेगा कि ये डिफरेंस क्यों आ रहा है। ये जो हम लोग ने सैंपल डेटा जनरेट किया है, इसकी कस्टमर आईडी उससे मैच नहीं कर रही है।
ओके। तो हमें जनरेट करते समय भी ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ 30 तक तो है, उसके आगे इन्होंने क्या किया, 2000 से जनरेट कर दिया, राइट। तो 30 कस्टमर्स तक का ही डेटा है, उसी को रिपीट करना बेसिकली। ये हमें एक बार चेक करना पड़ेगा, सैंपल जनरेट करते समय भी ध्यान रखें। हमारे पास 30 आर्टिसन, ये इसको केपीआईज कहते हैं। इसके आगे फिर आप ग्राफ्स बनाते हैं, जैसे तो हम फिलहाल अभी क्योंकि आपने ये वाली फाइल बनाई है तो हम इसके ही नंबर ऑफ कस्टमर से चले जाते हैं। अभी ये कस्टमर टेबल हमारे लिए वैलिड नहीं है, तो इसके लिए लेकिन इसको सही करना पड़ेगा बाद में, ठीक है। यहाँ से हम लोग काउंट लेते हैं। अब बस आगे के क्वेश्चन ही हैं, जैसे पहला मैंने जैसे आपको बताया, एक न्यूमेरिकल और एक कैटेगोरिकल डेटा दीजिए। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जेंडर दिया है, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया और अमाउंट सेलेक्ट किया। आपका जो डेटा आएगा वो दिखाने लग जाएगा जेंडर वाइज सेल्स कैसे हुई है, मेल फीमेल। तो जेंडर वाइज जो सेल्स हुई है वो ये, इसको आप लोग एक पाई चार्ट या डोनट चार्ट के थ्रू दिखा सकते हैं। जो कलर्स आ रहे हैं स्लाइसेस के, इसे आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम ये कलर चूज करते हैं, इस तरीके से कलर आप बदल सकते हैं। यहाँ लिखा है सम ऑफ अमाउंट बाई जेंडर, इसकी जगह हम लिख लेते हैं टोटल सेल्स, राइट, टोटल सेल्स बाई जेंडर। यहाँ से ये टाइटल होता है, टाइटल को सेंटर अलाइन कर लीजिए। ये टाइटल का कलर होता है, जिसको हम चेंज करके बोल्ड कर सकते हैं। फिर जैसे हमने इस विजुअल में बैकग्राउंड वो दिया, शैडो दिया, यहाँ पे भी हम शैडो दे सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा टोटल सेल्स बाय जेंडर, जो हमने एक डोनट चार्ट से दिखाया। फिर मान लीजिए मुझे आर्टिसंस वाइज सेल दिखानी है, ठीक है, कि हर आर्टिसन की कितनी कितनी सेल हुई। आर्टिसन वाइज सेल्स के लिए हम लोग जैसे यहाँ पे आर्टिसन का नाम ले लेंगे, जैसे ये नाम आ रहे हैं, तो इसी डेटा में जेंडर की जगह आर्टिसन का नाम ले लिया। तो देख रहे हो अब वो पाई चार्ट में पहले 2 ही वैल्यू दिखा था, अब ज्यादा दिखा रहा है। तो आर्टिसन नाम है, टोटल सेल है, इसको हम एक ट्री मैप से दिखा सकते हैं। ये ट्री मैप हमें दिखा रहे हैं कि ये जो अली खान साहब है, इनकी टोटल सेल सबसे ज्यादा है, फिर अमित पटेल है, फिर अनीता मेहता, ऐसे करके एक अरेंज किया है। तो ये ट्री मैप के थ्रू आप दिखा सकते हो। इसी तरीके से इसी की एक और कॉपी बनाते हैं। तो जैसे बस हम ग्राफ्स की कॉपी बनाएंगे शुरुआत में एज अ बिगिनर, एक न्यूमेरिकल और एक कैटेगोरिकल डेटा देंगे। तो इसी तरीके से कस्टमर आईडी आपने टोटल 456 रख ली है, ठीक है। तो हम यहाँ कस्टमर आईडी वाइज, मतलब कस्टमर वाइज हमें कितनी सेल हुई, हम यहाँ से उसको हटा के कस्टमर आईडी ले लेते हैं और यहाँ से इसके लिए हम लोग एक क्लस्टर्ड बार चार्ट लेते हैं। इससे हमें दिखेगा टोटल सेल्स बाय कस्टमर आईडी। यहाँ पे एक स्क्रॉल बार आएगा जिसमें हर कस्टमर द्वारा, जिससे हमें दिखा जो कस्टमर नंबर 1 है उनसे हमें टोटल $270 की सेल हुई है, फिर 401 ऐसे करके सारे कस्टमर्स का डेटा है। ये एक इस टाइप से ही आप यहाँ पे चेंज करते जाएंगे। अब जैसे आपको डेट वाइज भी बताना पड़ेगा, भाई डेट वाइज सेल कितनी हुई। तो जब कभी भी हमें एक डेट कॉलम दिया होता है तो उसके लिए हम एक हमेशा लाइन या एरिया चार्ट ही यूज करते हैं। तो जैसे हमने लाइन लिया है यहाँ पे, ठीक है, एरिया ऑफ चार्ट। अब इसमें हमने क्या किया कि हम पहले इसकी कॉपी बना के ही पेस्ट करेंगे ताकि हमको बार बार स्टाइलिंग नहीं बदलनी पड़े। जो हमने शैडो लगाई है, जो हमने हेडिंग लगाई है, सो ये सब हमें नहीं बदलना पड़े। बस इसको यहाँ से एरिया चार्ट में बदल दिया। जो लाइन चार्ट होती है उसमें एक्स एक्सिस पे हम हमेशा ऑर्डर डेट या सेल्स डेट रखते हैं और वाई एक्सिस पे टोटल सेल्स रखता हूँ, ठीक है।
यहाँ पे आपको दिख रहा है एरिया बन गया कि हर दिन टोटल सेल्स बाय ईयर, क्वार्टर, मंथ एंड डे, हर दिन कितनी कितनी सेल हो। अगर हम ये एरो का यूज करते हैं, ड्रिल अप, अब हमें पता है क्या दिख रहा है, टोटल सेल्स बाय ईयर, क्वार्टर एंड मंथ। यहाँ पे ये हमें मंथ का डेटा दिख रहा है। अगर हम और जाते हैं, अब हमें ये क्वार्टर दिख रहा है। तो ये जो लाइन चार्ट या एरिया चार्ट होता है ना, इसमें आप ईयर वाइज, ठीक है, या क्वार्टर वाइज या मंथ वाइज ऐसे सेल्स दिखा सकते। दो एरो चुने तो ऐसे मंथ एज अ कैटेगोरिकल आएगा, ऊपर जाते हैं। अगर हमने ये वाला एरो चुना तो मंथ एज अ कंटिन्यूअस वैल्यू आएगा। तो इसको हम आगे के चैप्टर्स में और डिटेल में भी समझेंगे। आप जो अपने प्रेजेंट कीजिए, हमें ऐसा दिखा दीजिए। अब मान लीजिए कोई कहता है भाई ये तो आप सिर्फ सेल्स दिखा रहे हो, प्रॉफिट भी दिखाओ। तो आप क्या कर सकते हैं कि यहीं पे सेकेंडरी एक्सिस होती है, इसमें हमें पता है प्रॉफिट ये है, ये एक सेल्स दिख रही है, एक प्रॉफिट दिख रहा है। हम कह देंगे कि ये लाइन जो है, जो हमारी प्रॉफिट की लाइन है, उसका कलर कुछ और कर देते हैं। मान लो ये, तो यहाँ से सम ऑफ सेल्स की जगह हम टोटल प्रॉफिट लिख देते हैं। ये एक डेटा हो जाएगा। आप इन्हें अलग अलग भी दिखा सकते हैं। तो ये एक हमारा ग्राफ होता है। अब जैसे हमारे पास इसी तरह से प्रोडक्ट का नाम भी दिया है, प्रोडक्ट वाइज हमें सेल्स दिखानी है। तो उसमें आप कर सकते हैं कि एक स्टैक कॉलम चार्ट या क्लस्टर्ड बार चार्ट, इसी की फॉर्मेटिंग या इसकी फॉर्मेटिंग हम कॉपी कर लेते हैं। जब हम हॉरिजॉन्टल बार बनाते हैं तो उसमें हम वाई एक्सिस पे प्रोडक्ट का नाम रख लेते हैं और सेल्स अमाउंट जो है वो हम एक्स एक्सिस पे रखते हैं। ये हो गया सम ऑफ अमाउंट। इसकी जगह हम, क्योंकि हमें पता है ये टोटल सेल्स है, अब हमें दिख रहा है प्रोडक्ट वाइज कितना सेल्स हुआ, और इसी में हम प्रॉफिट भी ले आते हैं। तो ये जो कि क्लस्टर्ड है तो ऐसा दिखेगा, मतलब दो अलग अलग क्लस्टर नजर आए। अगर आप इसी की जगह स्टैक ले लोगे, जैसे ये, तो ये एक के ऊपर एक आएगा। तो ये डिफरेंस है स्टैक में। स्टैक में दो नंबर एक के ऊपर एक आएंगे, और क्लस्टर्ड में वो दो अलग अलग बार बन जाएंगे। अभी हम स्टैक ले लेते हैं कि इतनी सेल हुई तो उस पर इतना प्रॉफिट हुआ। इसको हम लोग रीनेम कर देते हैं टोटल प्रॉफिट, ठीक है, ये एक हो गया। और टोटल सेल्स एंड टोटल प्रॉफिट बाय प्रोडक्ट नेम। और एक फाइनल चार्ट हम बनाते हैं कि कौन से टाइप का प्रोडक्ट। अभी तक हमने वन ऑन वन ग्राफ बनाया, अब हम एक ग्राफ बनाएंगे जिसको हम बनाएंगे रिबन चार्ट। रिबन चार्ट में एक हम एक्स एक्सिस लेते हैं, जिसमें हम एक कैटेगोरिकल फील्ड ले लेते हैं। फिर हम दूसरी भी एक लेजेंड होती है, तो मान लो यहाँ पे हम जेंडर ले आते हैं। तो ये रिबन चार्ट है। अब ये रिबन चार्ट क्या दिखा रहा है, जैसे हैंडमेड बेस, इस प्रोडक्ट को ज्यादा फीमेल ने खरीदा, जो हैंड पेंटेड प्लेट है इसे ज्यादा मेल ने खरीदा। तो ये इस तरीके से रैंकिंग दिखा रहा है कि कौन से प्रोडक्ट को ज्यादा मेल ने खरीदा, कौन से प्रोडक्ट को ज्यादा फीमेल ने खरीदा। और साथ में जो ये बार की हाइट दिख रही है, ये दिखा रही है कि जो हैंडमेड बेस है एक्चुअली में इसकी टोटल सेल सबसे ज्यादा हो। तो ये दोनों चीजें हैं। जैसे ये सेम चीज दिख रही है, यहाँ पे हैंडमेड बेस दिख रहा है कि सबसे ज्यादा बिका, यहाँ पे अब वो एक कैटेगरी एक लेजेंड के द्वारा भी दिख रहा है। ये एक होता है डेटा। फिर जैसे यहाँ साइड है, जैसे हमने कहा इसमें हम फिल्टर लगाते हैं। फिल्टर के लिए हम लोग स्लाइसर का इस्तेमाल करते हैं। स्लाइसर का काम होता है एक इंटरैक्टिव ऑप्शन देना। जैसे हमने यहाँ स्लाइसर दिया, यहाँ पे इंपॉर्टेंट फील्ड हो जाएंगे, जैसे आर्टिसन का नाम, आर्टिसन द्वारा कितनी सेल हुई। इसको स्लाइसर सेटिंग में जाके हम एज अ ड्रॉप डाउन लिस्ट ले लेते हैं। ये हो गया आर्टिसन नेम।
फिर एक इसकी कॉपी बनाई, फिर हम जेंडर वाइज ले लेते हैं एक ऑप्शन कि फीमेल, चलो डिलीवरी स्टेटस है कि डिलीवर्ड का क्या हुआ ये। तो ये जितने भी कैटेगोरिकल फील्ड्स हैं ये सारी तुम यूज करना अपने प्रोजेक्ट में। फिर जेंडर ले लिया, फिर जैसे मंथ अलग से दे रखा है, आप मंथ ले सकते हो। इस तरह जो कैटेगोरिकल फील्ड हमने यहाँ यूज किए, आर्टिसन नेम, जेंडर, मंथ, ईयर, क्वार्टर, प्रोडक्ट नेम, वो भी इम्पोर्टेंट होगा, प्रोडक्ट वाइज डेटा देखना है। तो ये हमारे फिल्टर्स होते हैं। तो इसको हम यहाँ से जैसे मंथ के बाद ये प्रोडक्ट नेम ले लेते हैं। तो इस टाइप से ये। अब जब आप प्रेजेंट करोगे तो क्या करोगे, बस इसको आपने ऐसा लिखा और ये सेव किया और आप इसको आराम से प्रेजेंट कर सकते हो। ये हमारा हो गया, ये हो गया रिपोर्ट 1 या डैशबोर्ड 1 ईडीए। अभी इसमें हमने एक जनरल पर्पस लिखा है। अब आप एक पर्टिकुलर डैशबोर्ड बना सकते हो जिसमें आप सारे के सारे नहीं, एक आर्टिसन के लिए पर्टिकुलर कि आर्टिसन की सेल किस रीजन में ज्यादा हुई, आर्टिसन की सेल आर्टिसन वाइज जो है, कौन से आर्टिसन का मेल ने ज्यादा खरीदा, कौन कौन सा आर्टिसन का फीमेल ने ज्यादा खरीदा, ठीक है। आर्टिसन वाइज कितना प्रॉफिट हुआ, आर्टिसन वाइज कितना सेल्स हुआ, ठीक है। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है तो उसकी जगह आप आर्टिसन का नाम लिख सकते हो। तो एक आप डैशबोर्ड बना सकते हो जिसमें आप आर्टिसन वाइज क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। तो दैट इज ऑल्सो यू कैन डू। तो ये प्रेजेंट करने के लिए अगर आपके पास जैसे पावर बीआई ऑनलाइन है तो आप इसको पब्लिश कर देंगे और प्रेजेंट कर देंगे। अगर आपके पास पावर बीआई ऑनलाइन नहीं है तो एक और ऑप्शन है पावर बीआई रिपोर्ट सर्वर। अदरवाइज आप सिंपली इसको या तो एज अ पीडीएफ डाउनलोड कर लो, या ये एक पीबीआईएक्स फाइल होगी, आप उसे वहाँ पे डबल क्लिक करो, कर देगी उस कंप्यूटर में पावर बीआई इंस्टॉल होना चाहिए, तो वहाँ पे वो दिख जाएगा। इस तरीके से आप इस प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करोगे। इसको आज आप ट्राई कीजिए, डेटा मॉडल बनाइए, ये बनाइए और पूरा। और जब आपका ये फाइनल डैशबोर्ड बन जाए इसका भी एक स्क्रीनशॉट लीजिए और जितने भी रिपोर्ट्स आप बनाएंगे, जितने भी आपको क्वेश्चंस पूछे गए वो सारे आप एक एक करके अपने इस प्रोजेक्ट में यहाँ पे सेव कर लें। ये भी आपका एक इसका पीडीएफ बन जाएगा। एक ये तो आप प्रेजेंट करोगे ही और इसको दिखाओगे कि जैसे कैंसिल हुआ अगर, अभी देखो इसमें बहुत सारे सवाल आंसर दिए जा सकते हैं कि डिलीवरी स्टेटस वाइज सेल्स कितनी हुई, ठीक है, रीजन वाइज सेल्स कितनी हुई, ये सब आप लिख लो और इसको आप इसी का ही एक और पार्ट बना के उसमें कर सकते हो। जैसे ये हमारे स्टूडेंट शहादत ने बनाया, तो शहादत ने जब इसको बनाया तो उसमें उन्होंने काफ़ी सारी केपीआईज उनके साथ में उन्होंने दिया, कुछ फिल्टर्स का इस्तेमाल किया उन्होंने भी। देखिए ये फिल्टर दिए, रीजन को फिल्टर दिया, टोटल सेल्स बाय डे दिखाया, टॉप 5 आर्टिसंस का डेटा दिखाया, इन्होंने यहाँ पे फिल्टर का इस्तेमाल किया है, टोटल सेल्स बाय डिलीवरी स्टेटस दिखाया। एक एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे इन्होंने एज ग्रुप को दिखाया, क्योंकि जो कस्टमर की एज दी हुई है उसको इन्होंने एज बिम करके दिखाया, जैसे किसी भी एज को एज ग्रुप वाइज दिखा सकते हैं। तो यहाँ से भी आप बहुत सारा जो डेटा है वो ले सकते हो। तो एक आप डैशबोर्ड, सेकेंड डैशबोर्ड बना सकते हो जिसमें आप अदर पैरामीटर्स को ले सकते हो, या हमने सिर्फ यहाँ पे जैसे 6 लिए, अभी बहुत एरिया है, हम एक रो में 4-5 ऐड कर सकते हैं, उस तरह से हम डेटा दिखा सकते हैं। जैसे हम इसमें पहली रो में मान लो 4 ग्राफ दिखाना चाहते हैं, यहाँ से हम 4 ग्राफ दिखाते हैं। अब जैसे हमें पता है डिलीवरी स्टेटस एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है, तो आप क्या करोगे, अगर एक थोड़ा सा एरिया और यहाँ पे बना लोगे और उसमें डिलीवरी स्टेटस वाइज आप डिटेल दोगे।
थोड़ा सा और एरिया बना लेते हैं। तो इसमें अब जैसे डिलीवरी स्टेटस है, तो एक उसके लिए हमने सेल्स तो कॉमन ही रहेगा, डिलीवरी स्टेटस वाइज इसके लिए किसी भी जो बार चार्ट है या हम एक फनल चार्ट भी ले सकते हैं, इसमें हमें दिखेगा कि किस पर्टिकुलर केस के लिए ज़्यादा है, किस लिए कम है। फनल चार्ट में क्या दिखता है, जैसे शिफ्ट के लिए हाईएस्ट सेल्स हुई है जिसमें डिलीवरी स्टेटस शिफ्ट है, उसे ये 100% मानेगा। फिर पेंडिंग है जिसको ये 99.38% ऑफ फर्स्ट मान रहा है, फिर कैंसिल्ड है, फिर डिलीवर्ड है। इस तरीके से एक हमारा पूरा स्टेटस है। तो ये हमारा एक चार्ट है, अगेन बहुत बेसिक है, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा फील्ड्स यहाँ पे ले आ सकते हैं। एक ये भी आपका तरीका, और इसको आप जब प्रेजेंट करें तो आप बताएं कि शिफ्ट के हम देख सकते हैं कि शिफ्ट के लिए सबसे ज़्यादा सेल्स हुई है, इस आर्टिसन की सबसे ज़्यादा सेल हुई है वो है अली खान। इस मंथ में सबसे ज़्यादा सेल्स हुई है वो मंथ है सितंबर का मंथ, और जिस मंथ में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है वो है अगस्त का मंथ। जिस प्रोडक्ट की सबसे ज़्यादा सेल हुई है वो है हैंडमेड वेस्ट, और प्रॉफिट वाइज कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा, वो भी वही है। जेंडर वाइज देखे तो मेल ने ज़्यादा, मेल की जो सेल है वो 52% ऑफ टोटल सेल्स है। ऐसे करके आंसर देंगे। ये एक थोड़ा सा विजुअल है जो आप यूज कर सकते हैं एक पावर बीआई प्रोजेक्ट के तरीके से। तो अगर आपके कुछ अपने क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं।